ओशो, संभोग से समाधि, नौवां प्रवचन, जनसंख्या विस्फोट के संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं। कुछ प्रश्न हैं जो उठाए जाते हैं, उनके मैं भी उत्तर देना पसंद करूंगा। एक प्रश्न अभी अभी आया है, तो एक मित्र ने कहा है कि अगर यह बात समझाई जाए तो जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंसिया है, उनका का जो अभिजात वर्ग है, बुद्धिमान समझदार, वह तो रोक कर लेगा, वह तो संतति नियमन कर लेगा, परिवार नियोजन कर लेगा। लेकिन जो दीनहीन है, गरीब है, बेपढ़ा लिखा है, गांव का है, ग्राम्य है, जो सुनता ही नहीं किसी की, समझता भी नहीं है, वह बच्चा पैदा करता चला जाएगा, तो लंबे अरसे में परिणाम यह होगा कि बुद्धिमानों के बच्चे कम हो जाएंगे और गैर बुद्धिमानों के बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि अहितकर हो सकता है। यह प्रश्न उचित ही उठता है। इसे एक तरह से तो और भी धर्मगुरु उठाते हैं। वे यह कहते हैं कि मुसलमान तो सुनते नहीं, ईसाई सुनते नहीं, कैथोलिक मानते नहीं कि संतति नियम करना चाहिए। वे कहते हैं हमारे धर्म के विरोध में है, मुसलमान फिक्र नहीं करता, हिंदू अगर फिक्र करेगा तो हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि हिंदू सिकड़ते चले जाएंगे, मुसलमान और ईसाई बढ़ते चले जाएंगे, 50 साल में मुश्किल हो जाएगी, हिंदू ना कुछ हो जाएंगे और मुसलमान और बढ़ते चले जाएंगे, ईसाई और बढ़ते चले जाएंगे। इस बात में भी थोड़ा अर्थ है। इन संबंधों के संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि पहली तो बात यह है कि संतति नियमन अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी, वॉलंटरी नहीं। जब तक हम एक आदमी को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें संतति नियमन करवाना चाहिए, तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि संतति नियमन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं अभी एक घटना पढ़ रहा था। एक अमेरिकी विचारक ने लिखा है कि इस वक्त सारी दुनिया में जितने डॉक्टर परिवार नियोजन में सहयोगी हो सकते हैं, अगर वे सब के सब लाकर भी एशिया में लगा दिए जाएं और वे बिल्कुल न सोए, सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक ऑपरेशन करते रहें, तो भी एशिया में उस स्थिति में लाने के लिए जहां जनसंख्या सीमा में आ जाए 500 वर्ष लगेंगे। और 500 वर्षों में तो हमने इतने पैदा कर दिए होंगे बच्चे की जिसका कोई हिसाब नहीं रह जाएगा। ये दोनों ही संभावनाएं नहीं है। हमारी दुनिया के डॉक्टर एशिया में लाकर लगाए नहीं जा सकते, और लगा भी दिए जाए तो 500 वर्षों में यह संभावना अगर हो पाए तो 500 वर्षों में हम खाली थोड़े ही बैठे रहेंगे, हम प्रतीक्षा थोड़ी ही करते रहेंगे 500 वर्षों तक कि जब आप 500 वर्ष पूरे हो जाए तब तक हम चुप बैठे रहें। 500 वर्षों में हम क्या कर डालेंगे? नहीं, यह संभव नहीं मालूम होता। समझाने बुझाने के प्रयोग से तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। संतति नियमन अनिवार्य करना होगा, और यह अलोकतांत्रिक नहीं। हम हत्या को अनिवार्य किए हुए हैं कि कोई हत्या नहीं कर सकता। यह अलोकतांत्रिक नहीं है। हम कहते हैं कि कोई आदमी को हत्या का एक हक नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। अभी मैं अहमदाबाद में बोल रहा था तो मुझे कई पत्र आए कि आप कहते हैं कि अनिवार्य कर दें संतति नियमन, तो यह तो लोकतंत्र का विरोध है। मैंने उनको कहा कि एक आदमी की हत्या करने से जितना नुकसान होता है, आज उससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान एक बच्चे को पैदा करने से होता है। एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, उससे जितना नुकसान होता है उतना एक बच्चे का आदमी को पैदा करता है उससे 1000 गुना नुकसान होता है। संतति नियमन अनिवार्य होना चाहिए, तब गरीब और अमीर और बुद्धिमान और गैर बुद्धिमान का सवाल नहीं रह जाता। अनिवार्य होना चाहिए, तब हिंदू मुसलमान और ईसाई का सवाल नहीं रह जाता। यह देश बड़ा अजीब है। हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और फिर भी सब चीज़ों में धर्म का विचार करते हैं। सरकार भी विचार रखती है। हिंदू कोड बिल लाना हुआ है और वह सिर्फ हिंदू स्त्रियों पर ही लागू होता है। यह बड़ी अजीब बात है। सरकार जब धर्मनिरपेक्ष है तो मुसलमान स्त्रियों को अलग करके सोचे, ये बात ही गलत है। सरकार को सोचना चाहिए स्त्रियों के संबंध में। मुसलमान को हक है कि वह 4 शादियां करे, किंतु हिंदू को हक नहीं, तो मानना क्या होगा? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे हुआ? हिंदुओं के लिए अलग नियम और मुसलमानों के लिए अलग नियम नहीं होना चाहिए।
नहीं, सरकार को सोचना चाहिए स्त्री के लिए क्या उचित है। क्या उचित है कि 4 स्त्रियाँ एक आदमी की पत्नी ही बने? वह हिंदू हो या मुसलमान, वह इर्रेलेवेंट है। ये असंगत है, इसमें कोई संबंध नहीं है। 4 स्त्रियाँ एक आदमी की पत्नियाँ बने, यह बात ही अमानवीय है। इसमें सवाल नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये अपनी इच्छा की बात है। फिर तो कल हम यह भी कह सकते हैं कि मुसलमान को हत्या करने में थोड़ी सुविधा देनी चाहिए, ईसाई को थोड़ी या हिंदू को थोड़ी सुविधा देनी चाहिए हत्या में। नहीं, हमें व्यक्ति और आदमी को सोचकर विचार करने की जरूरत है। अनिवार्य होना चाहिए। यह सवाल मुल्क का है, पूरे मुल्क का है। उसमें हिंदू मुसलमान और ईसाई अलग नहीं किए जा सकते। उसमें अमीर और गरीब अलग नहीं किए जा सकते। दूसरी बात विचारणीय है कि हमारे मुल्क में, इस देश में हमारी प्रतिभा निरंतर क्षीण होती चली जाई गई है। अगर हम आगे भी ऐसे ही बच्चे पैदा करना जारी रखते हैं तो संभावना है कि हम सारे जगत में प्रतिभा में धीरे धीरे और पिछड़ते चले जाएंगे। हम इस जाति को ऊंचा उठाना हो, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में, चिंतन में, प्रतिभा में, मेधा में, तो हमें प्रत्येक आदमी को बच्चा पैदा करने का हक नहीं देना चाहिए। पहली तो बात मैं यह मानता हूँ कि संतति नियमन अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे पैदा करने का हक जब तक विशेषज्ञ न दे दे, तब तक बच्चे पैदा करने का हक किसी को भी नहीं रह जाना चाहिए। बच्चे पैदा करने के हक के बाद 2 बच्चे कोई पैदा कर सकता है, लेकिन हक उसे मिलना चाहिए जिसके लिए हमें वैसे ही लाइसेंस देने चाहिए जो मेडिकल बोर्ड जब तक लाइसेंस न दे, कोई आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। कितनी कोड़ी बच्चे पैदा किए जाते हैं, कितने इडियट बच्चे पैदा किए जाते हैं, कितने संक्रामक रोगों से भरे हुए लोग बच्चे पैदा किए जाते हैं, और उनके बच्चे पैदा होते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। और देश में दया और दान करने वाले लोग हैं। अगर वे खुद अपने बच्चे न पाल सकते हो तो हम उनके लिए अनाथालय खोल सकते हैं, उनके बच्चों को पालने का भी इंतजाम करते हैं। ये ऊपर ऊपर तो दान और दया दिखाई पड़ती है, लेकिन ये बड़े खतरनाक लोग हैं जो ऐसे इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम तो यह होना चाहिए कि स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, संक्रामक रोगों से ग्रसित नहीं, ऐसी स्त्री और पुरुष को बच्चा पैदा करने का हक होना चाहिए। असल में शादी के पहले ही हर गांव में, हर नगर में सलाहकार समिति चाहिए, डॉक्टर्स की, विचारशील मनोवैज्ञानिकों की, साइको एनालिस्ट की, जो प्रत्येक व्यक्ति को हक दे कि तुम अगर दोनों शादी करते हो तो तुम बच्चे पैदा कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। ये बता दे, शादी करने का हक प्रत्येक को है। ऐसे 2 लोग शादी करते हैं जिनको की सलाह न दी जाए, वे शादी कर सकते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हम जानते हैं भली भांति की पौधों का क्रॉस ब्रीडिंग से कितना लाभ उठाया जा सकता है। एक माली अच्छी तरह जानता है कि नए बीज से कैसे विकसित किए जा सकते हैं, गलत बीजों को कैसे हटाया जा सकता है, छोटे बीज कैसे अलग किए जा सकते हैं, बड़े बीज कैसे बचाया जा सकता है। एक माली सभी बीज नहीं बो देता है, बीजों को छांटता है, लेकिन हम अब तक मनुष्य जाति के साथ उतनी समझदारी नहीं कर सके जो एक साधारण सा माली अपने बगीचे में करता है। यह भी आपको ख्याल हो कि जब माली को एक बड़ा फूल पैदा करना होता है तो वह छोटे फूलों को पहले ही काट देता है। अगर आपने देखा हो, कभी प्रदर्शनी फूलों की देखी हो, तो जो फूल जीत जाते हैं उनके जीतने का कारण क्या है? उनका कारण यह है कि माली ने होशियारी की, एक पौधे का एक ही फूल पैदा किया, बाकी फूल पैदा ही नहीं होने दिए, बाकी फूलों को उसने जड़ से ही अलग कर दिया। तो फूल की, पौधे की सारी शक्ति एक ही फूल में प्रवेश हो गई। एक आदमी 12 बच्चे पैदा करता है तो कभी भी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अगर एक ही बच्चा पैदा करे तो वह 12 बच्चों की सारी प्रतिभा एक में ही प्रवेश कर सकती है। और प्रकृति के बड़े अद्भुत नियम हैं। प्रकृति के नियम बहुत हैरानी के हैं। प्रकृति बड़े अजीब ढंग से काम करती है। जब युद्ध होता है दुनिया में
तो युद्ध के बाद लोगों की संतति पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह बड़ी हैरानी की बात है। युद्ध में क्या लेना देना? जब युद्ध भी होता है तब जन्म दर बढ़ जाती है। पहले महायुद्ध के बाद जन्म दर एकदम बढ़ गई, क्योंकि पहले युद्ध में कोई 3.5 करोड़ लोग मर गए। प्रकृति कैसे इंतजाम रखती है, यह भी हैरानी की बात है। प्रकृति को कैसे पता चला कि युद्ध हो गया और बच्चों की जन्म दर बढ़ जानी चाहिए। दूसरे युद्ध में भी कोई 7.5 करोड़ लोग मरे और जन्म दर एकदम से बढ़ गए। महामारी के बाद, हैजे के बाद, प्लेग के बाद लोगों की जन्म दर बढ़ जाती है। प्रकृति का अपना आंतरिक इंतजाम है। अगर एक आदमी 50 बच्चे पैदा करे तो उसकी 50 बार बिखर जाती है शक्ति। अगर वह एक ही बच्चे पर केंद्रित करे तो उसकी शक्ति, उसकी प्रतिभा प्रकृति एक ही बच्चे में डाल देती है। मैं देख रहा था तो बहुत हैरान हुआ। जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती है, 116 लड़के पैदा होते हैं। यह अनुपात है सारी दुनिया में। अब यह बड़े मजे की बात है कि 116 लड़के किस लिए पैदा करना? 16 लड़के बेकार रह जाएंगे। इनको कौन लड़की मिलेगी? 100 लड़कियां पैदा होती है, 116 लड़के पैदा होते हैं। लेकिन प्रकृति का इंतजाम बहुत ही अद्भुत है और बहुत गहरा है। वह लड़कियों को कम पैदा करती है, वो लड़कों को ज़्यादा, क्योंकि उम्र पाते पाते, मैच्योर होते होते, प्रौढ़ होते होते 16 लड़के मर जाएंगे और संख्या बराबर हो जाएगी। असल में लड़कियों की ज़िंदगी में जीने का रेजिस्टेंस लड़कों से ज़्यादा होता है, इसलिए 16 लड़के ज़्यादा पैदा करती है प्रकृति, ताकि भूल चूक ना हो। 16 लड़के मर जाएंगे, 100 लड़कियां रह जाएगी। 100 लड़के रह जाएंगे 14 साल के बाद, संख्या बराबर हो जाएगी। सारी दुनिया में 14 साल के बाद संख्या बराबर हो जाएगी। वे 16 लड़के भूल चूक से बचने के लिए कि कोई लड़कियां खाली न रह जाए, बिना लड़कों के न रह जाए, इतना इंतजाम किया हुआ है। वह 116 लड़कियों की जिंदा रहने की शक्ति लड़कों से ज़्यादा है। आमतौर पर पुरुष सोचता है कि वह सब तरह से शक्तिमान है। इस तरह में कभी भूल मत पड़ना। कुछ बातों को छोड़कर स्त्रियां पुरुषों से कई अर्थों में ज़्यादा शक्तिमान है। जैसे उनका रेजिस्टेंस, उनकी प्रतिरोध की शक्ति ज़्यादा है। इसलिए तो हम शादी करते हैं तो हम 4-5 साल उम्र बड़ा लड़का खोजते हैं। आपने कभी ख्याल किया क्यों खोजते हैं? वह इसलिए खोजते हैं कि अगर लड़कियां और लड़के बराबर उम्र के खोजे जाएं तो दुनिया में विधवाएं छूट जाएंगी। लड़के पहले मर जाएंगे, 70 साल में लड़के मर जाएंगे और स्त्रियां 75 और 76 साल तक जिंदा रह जाएगी। तो सारी स्त्रियां विधवा रह जाएगी। स्त्री पर वे विधवा न रह जाएं, इसलिए हम 5 साल का फर्क रखते हैं। पुरुष के जीने की क्षमता स्त्री से कम है, बीमारी सहने की क्षमता भी स्त्री से कम है, जिंदगी में मुसीबतों से गुजर जाने की क्षमता भी पुरुष की कम है। शायद प्रकृति ने स्त्री को यह सारी क्षमताएं दी है कि वह बच्चे को पैदा करने की, बच्चे को झेलने की, बच्चे को बड़ा करने की तकलीफ देह प्रक्रिया है, उसको वह झेल सके। प्रकृति इंतजाम कर लेती है। अगर हम बच्चे कम पैदा करेंगे तो प्रकृति जो अनेक बच्चों का प्रतिभा देती है वह एक बच्चे पर ही डाल देती है। लेकिन वैज्ञानिक चिंतन हमारा नहीं है, इसलिए आदमी पिछड़ा हुआ है कि हम दूसरी चीज़ों के संबंध में वैज्ञानिक चिंतन कर लेते हैं, लेकिन आदमी के संबंध में नहीं कर पाते। आदमी के संबंध में हम बड़े अवैज्ञानिक हैं। हम कहते हैं हम कुंडली मिलाएंगे, हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण से ही शादी करेंगे। विज्ञान तो कहता है कि शादी जितनी दूर हो उतने अच्छे बच्चे पैदा होंगे। अगर अंतर्जातीय हो तो बहुत अच्छा, अगर अंतर्देशीय हो तो और अच्छा, अगर अंतर्राष्ट्रीय हो तो और अच्छा, और आज नहीं कल मंगल या कहीं आदमी मिल जाए तो अंतरग्रही है, इंटरप्लेनेटरी हो तो और अच्छा है। क्योंकि हम जानते हैं भली भांति कि अगर अंग्रेज सांड लाया है जाए और अंग्रेजी गाय हो तो दोनों जो बच्चे पैदा होते हैं उनका मुकाबला नहीं। वह क्रॉस ब्रीडिंग्स
जो बच्चे पैदा करती है उनका मुकाबला नहीं। कब हम आदमी के संबंध में समझ का उपयोग करेंगे? अगर हम समझ का उपयोग करेंगे तो जो जानवर के साथ करते हैं वही समझ जो फूल के साथ कर रहे हैं आदमी के साथ भी करनी जरूरी है। अगर ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, ज़्यादा स्वास्थ्य, ज़्यादा उम्र तक जीने वाले, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रतिभाशाली, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्थापन देने की जरूरत है? परिवार नियोजन मनुष्य के वैज्ञानिक संतति नियोजन का पहला कदम है। अभी और कदम उठाने पड़ेंगे। यह तो सिर्फ पहला कदम है, लेकिन इस पहले कदम से क्रांति हो जाती है। वह क्रांति आपके ख्याल में नहीं है, वह मैं आपको कहना चाहता हूँ। बड़ी जो क्रांति होती है हो जाती है परिवार नियोजन की व्यवस्था से वह यह है, वह क्रांति यह है कि पहले तो वे सेक्स को, यौन को संतति से तोड़ देते हैं। अब तक यौन संभोग का अर्थ था संतति का पैदा होना। अब हम दोनों को तोड़ देते हैं। अब हम कहते हैं कि संभोग हो सकता है, संतति के पैदा होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। यौन और संतति को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी क्रांति है। इसका मतलब अंततः होगा कि अगर यौन से संतति के पैदा होने की संभावना नहीं है, यौन से हम संतति को अलग कर देते हैं, तो कल हम इसी संतति को पैदा करने की व्यवस्था करेंगे जिसका हमारे यौन से कोई लेना देना या संबंध न हो। और दूसरा कदम होगा, आप अपने बेटे के लिए अच्छे शिक्षक की व्यवस्था करते हैं, आप ही पढ़ाते नहीं बैठ जाते क्योंकि मैं इसका बाप हूँ तो मैं ही इसको पढ़ाऊँगा। आप अपने बेटे के लिए अच्छे टेलर खोजते हैं, आप ही कमीज़ बनाते नहीं बैठ जाते कि इसका बाप हूँ। आप अपने बच्चे के लिए अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, आप ही ऑपरेशन नहीं करते क्योंकि मैं इसका बाप हूँ। तो आप अपने बेटे के लिए पहले दिन से ही अच्छा वीर्यकण क्यों न खोजें? संतति नियम का अंतिम परिणाम यह होने वाला है कि हम वीर्यकणों के बाबत व्यवस्था कर सकेंगे। आइंस्टीन का वीर्यकण उपलब्ध हो सकता हो और एक आदमी के पास जितने वीर्यकण हैं, कभी आपने सोचा एक संभोग में आदमी इतने वीर्यकण खोता है कि उससे 1 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं। और एक आदमी जिंदगी में अंदाजन 4000 बार संभोग करता है, यानी 4000 करोड़ बच्चों का बाप एक आदमी बन सकता है। एक आदमी के वीर्यकण अगर संरक्षित हो सके तो एक आदमी 1000 करोड़ बच्चों का बाप बन सकता है। एक आइंस्टीन 4000 करोड़ बच्चों को जन्म दे सकता है। एक बुद्ध 4000 बच्चों को जन्म दे सकता है। क्या उचित न होगा कि हम आदमी के बाबत विचार करें और हम इस बात की खोज करें? लेकिन संतति नियम ने पहली घटना पूरी कर दी है। हमने सेक्स को तोड़ दिया। अब हम कहते हैं कि बच्चे की फिक्र छोड़ दो, संभोग किया जा सकता है, संभोग का सुख लिया जा सकता है, बच्चे की चिंता की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही यह बात स्थापित हो जाएगी, दूसरा कदम भी उठाया जा सकेगा और वह यह है कि अब तुम संभोग करते हो जिससे उससे ही बच्चे पैदा हो, तुम्हारा ही संभोग से बच्चा पैदा हो। यह भी अवैज्ञानिक है। अब और अच्छी व्यवस्था की जा सकती है और अच्छा वीर्यकण उपलब्ध किया जा सकता है। वैज्ञानिक व्यवस्था की जा सकती है और तुम्हें वीर्यकण मिल सकता है। क्योंकि अब तक हमको उसको सुरक्षित नहीं रख सकते थे, अब तो सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि आप जिंदा हो तभी आपका बेटा पैदा हो। आपके मरने के 10,000 साल बाद भी आपका बेटा पैदा हो सकता है। इसलिए जब जल्दी करने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा मेरे जिंदा होने में, रहने में पैदा हो जाए, वह बाद में 10,000 साल बाद भी पैदा हो सकता है। अगर मनुष्यता ने समझा कि आपका बेटा पैदा करना है तो वह आपके लिए सुरक्षा कर सकती है। आपका बच्चा भी कभी भी पैदा हो सकता है। अब बाप और बेटे का अनिवार्य संबंध उस हालत में नहीं रह जाएगा जिस हालत में अब तक था, वह टूट जाएगा। एक क्रांति हो रही है, लेकिन इस देश में हमारे पास समझ बहुत कम है। अभी तो हम संतति नियम को ही नहीं समझ पा रहे हैं। वह पहला कदम है, वह सेक्स मोरालिटी के संबंध में वह पहला कदम है। और एक दफ़ा सेक्स की पुरानी मोरालिटी, पुरानी नीति टूट जाए
तो इतनी क्रांति होगी, इसका हिसाब लाना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता नहीं कि जो हमारी नीति है वह किसी पुरानी यौन व्यवस्था से संबंधित है। वह यौन व्यवस्था पूरी टूट जाए तो पूरी नीति बदल जाएगी। धर्मगुरु इसलिए भी डरा हुआ है, गांधी जी और विनोबा जी इसलिए भी डरे हुए हैं, वे डरे हुए हैं इसलिए कि अगर यह कदम उठाया गया तो पुरानी नीति नैतिक व्यवस्था को तोड़ देगा। नई नीति विकसित हो जाएगी, अपने आप नई नीति विकसित हो जाएगी, क्योंकि पुरानी नीति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।